Welcome back to another video of my beginner tutorial series. इस वीडियो में हम जानेंगे लेयर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा हमने पिछले वीडियो में जाना कि कंपोजिशन क्रिएट करना होता है हमें पहले, उसके बाद ही हम एनिमेट कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए सिंपली हम न्यू कंपोजिशन पर क्रिएट करेंगे। ऑलराइट। और अगर आपके पास कोई फुटेज है या फिर इमेज है जिसे आप ऐड करना चाहते हो आपकी कंपोजिशन में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज से स्टार्ट कर सकते हो। बट इन आवर केस हम क्रिएट करेंगे न्यू कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का नाम देंगे हम इसे मेन कॉम। देन हमारा जो रेज़ोल्यूशन रहेगा वीडियो का वो होगा 4K और फ्रेम रेट रहेगी हमारी 60 पर। ऑलराइट, एंड क्लिक ओके। तो हियर वी गो गाइस, दिस इज़ आवर कंपोजिशन। नाउ वी कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट लेयर्स। ठीक है, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस एंड देन कम हियर एंड वॉच इट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये शेप बिल्डर टूल है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है रेक्टेंगल टूल। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो माउस जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस आइकॉन में। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो मैं कोई भी शेप, ठीक है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप, और उसमें भी इसकी विड्थ एंड हाइट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल। बट अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए एक क्विक टिप है मेरी कि आप होल्ड शिफ्ट ऑन द कीबोर्ड देन क्लिक एंड ड्रैग। तो आपका जो शेप ड्रॉ होगा ये परफेक्ट स्क्वायर जो है यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल की हेल्प से। देन लीव इट। आफ्टर दैट हम इसे अलाइन करेंगे टू द सेंटर। तो अलाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे पैनल्स हैं जिसमें कि एक है अलाइन। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आप इसकी देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस आइकॉन की, तो ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एंड देन ये है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकल अलाइन हो जाएगा, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटली सेंटर में आ चुका है हमारी कॉम के। अगर आपके सॉफ्टवेयर में आपको ये अलाइन पैनल नज़र नहीं आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसे यहाँ कैसे ऐड करेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। अगर आपका कोई भी पैनल यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो आप सिंपली विंडो पे क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बंच ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पैनल्स के आपको नाम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली अलाइन को ढूँढेंगे, ये रहा, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे अलाइन पैनल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पैनल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लोज़ भी कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो, एज़ पर योर नीड। ऑलराइट, कभी भी जब आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हो स्पेशली शेप, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर जनरेट हो जाती है। आप एक लेयर देख सकते हो, इसका नाम है शेप लेयर 1। अभी मैंने शेप ड्रॉ करी, इसलिए यहाँ पे पहले शेप लिखा आया, और ये लेयर 1 है, इसलिए यहाँ पे लेयर 1 लिखा आया। ठीक है, अगर मैं एक और यहाँ पे शेप ड्रॉ करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे एक और रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे दूसरी लेयर आना चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आई? ये इसलिए नहीं आई क्योंकि ये लेयर सिलेक्टेड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसे डीसेलेक्ट करूँगा, डीसेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ब्लैंक स्पेस पे। अब जब मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप लेयर 2, दूसरी लेयर यहाँ पे आ चुकी है शेप की। जब भी आप सिलेक्ट करोगे किसी लेयर को और फिर यहाँ पे शेप ड्रॉ करोगे तो ये शेप इस लेयर के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे और शेप ड्रॉ करते जाऊँगा तो आप यहाँ देखते जाओगे रेक्टेंगल 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये इनके अंदर ही ये शेप ऐड होते जाएगी, ठीक है? अभी हम सिर्फ़ एक लेयर पे फ़ोकस करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, ठीक है? उसके पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में एंकर पॉइंट का यूज़ बताया था कि कभी भी एंकर पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट है, ठीक है? तो हमें इसे यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो हम सिंपली एंकर पॉइंट टूल पे सिलेक्ट करेंगे, और या तो हम इसे मैन्युअली यहाँ लाएँ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम होल्ड कंट्रोल ऑन द कीबोर्ड एंड देन इसे यहाँ पे ले आएँगे तो ये स्टिक हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका है
होल्ड कंट्रोल एंड डबल टैप ऑन द पेन बिहाइंड टूल, तो ये सेंटर में आ जाएगा शेप। नाउ हम जानते हैं कि एंकर पॉइंट को शेप लेयर के किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में कैसे लाना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लेयर की तरफ। तो जब आप लेयर को देखते हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो ये सोर्स का नेम, ठीक है, जो कि है शेप लेयर वन। उसके बाद एक यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, इसे कहते हैं हम शाय, शाय आइकॉन है ये, ठीक है। अगर इन केस मैं इसे ऑन करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। तो बेसिकली ये लेयर्स को हाइड करने में हेल्प करता है। जब आपके पास काफ़ी सारी लेयर्स होती है आपकी लेयर पैनल में, तो आप कुछ लेयर्स को हाइड कर सकते हो। वो यहाँ तो दिखाई देगी आपको, जैसे कि ये शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हाइड मैंने यहाँ से किया तो सिर्फ वो यहाँ से हाइड हुई है लेयर्स, लेकिन यहाँ पे वो रहेगी, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिल जाता है। अब हम इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके दूसरे ऑप्शन को समझेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम सिंपली इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, तो इनके ड्रॉप डाउन मेनू में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने मिलती है। तो पहली है हमारी जो रेक्टेंगल, हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, तो ये कंटेंट्स के अंदर आता है रेक्टेंगल। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आती है, उनसे आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो, रोटेशन इसकी चेंज कर सकते हो, और इसकी जो ओपेसिटी है, ठीक है, ये कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप शेप को मूव कर सकते हो। एंड सेकंड, दिस इज़ एंकर पॉइंट। तो ये एंकर पॉइंट की आपको पोजीशन बता रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा तो आपकी शेप मूव होने लगेगी, ठीक है? और आपकी जो एंकर पॉइंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो जनरली आप इसको चेंज ना करिए, क्योंकि हमने मैनुअली यहाँ पे सेंटर पे सेट कर चुका है एंकर पॉइंट को। नेक्स्ट, अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करना है, तो हम इसकी पोजीशन वैल्यू के चेंज करेंगे इसे मूव करने के लिए। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आपको मिलेगी, एक है एक्स और दूसरी है वाई, ठीक है? तो ये एक्स और ये वाई। सम केस में आप इसकी जो डायमेंशंस हैं एक्स और वाई, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो ये है एक्स पोजीशन, ये है वाई पोजीशन, ठीक है? सो किसी भी चीज़ को एनिमेट करने के लिए हमें एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में एक चीज़ दी हुई होती है जिसे हम कहते हैं की फ्रेम्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसे की फ्रेम्स कहते हैं। ये बहुत प्रकार की होती है, जिसे हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले हमें इस स्टॉप वॉच को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं एक की फ्रेम यहाँ पे जनरेट की है हमने। इसे कहते हैं लीनियर की फ्रेम, जो कि डायमंड के जैसे दिखती है, ठीक। तो ये रही हमारी टाइमलाइन, ठीक है, जहाँ पे हमारा ड्यूरेशन हमने सेट किया हुआ है 6 सेकंड का। जब भी आप स्टॉप वॉच पे क्लिक करोगे, ठीक है, इस पे, तो आपकी की फ्रेम्स यहाँ पे जनरेट होते चले जाएगी। तो हम फर्स्ट फ्रेम पे लेके आए हमारे टाइम इंडिकेटर को, हमने क्लिक किए तो यहाँ पे एक की फ्रेम जनरेट हुई जिसे हम कहते हैं लीनियर की फ्रेम। देन हम इसे 1 सेकंड पे ले जाएँगे, ठीक है, 60 फ्रेम्स पे, और इसे मूव करेंगे हम राइट में। तो जब हम इसे प्ले करेंगे, इस एनिमेशन को प्ले करने के लिए सिंपली आप स्पेस बार पे हिट करेंगे, तो ये प्ले हो जाएगा। और दूसरा वे है प्रीव्यू टैब को ओपन करके, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये प्ले बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले होएगा वीडियो। अगर मैं की फ्रेम्स को 2.30 सेकंड्स पे लेके जाऊँगा और फिर इसे प्ले करूँगा, तो आपका जो बॉक्स का मोशन है वो स्लो होगा थोड़ा-सा। क्यों? क्योंकि हमने इनका टाइम बढ़ा दिया। मैं जैसे-जैसे टाइम बढ़ाऊँगा वैसे-वैसे ये स्लो होता जाएगा, ठीक है? तो की फ्रेम्स और टाइमिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ध्यान में रखना होता है इसके अंदर, ठीक है? कोई भी चीज़ को कितना फ़ास्ट मूव करना है और कितना स्लो मूव करना है, वो डिपेंड करता है आपकी की फ्रेम्स और टाइमिंग पर। तो ये है हमारी लीनियर की फ्रेम्स। तो जब भी हमें किसी चीज़ को मूव करना है, तो हमें इन की फ्रेम्स के ज़रिए ही मूव करना होता है। नेक्स्ट हम स्केल देखेंगे कि कैसे हम इसे स्केल अप कर सकते हैं। तो सेम वे है, पहले हम हमारे 0 सेकंड पे आएँगे, यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे। देन हम स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक की फ्रेम जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। देन हम जाएँगे 1 सेकंड पे, और जो स्केल वैल्यू है इसे हम बढ़ाएँगे। तो बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस पे क्लिक करिए और राइट में ड्रैग करिए आपके कर्सर को, तो स्केल अप होगा,
लेफ्ट में अगर आप इसे मूव करोगे या ड्रैग करोगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा इसका साइज़ और वैल्यू, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 पे होती है इसकी वैल्यू स्केल की। तो अगर मैं इसे 120 पे सेट करूँगा तो ये थोड़ा-सा बड़ा दिखेगा, ठीक है? और इसमें भी 2 पोज़ीशंस होती है यानी 2 डायरेक्शंस होती है आई मीन एक्स और वाई जो आप यहाँ देख सकते हो इनके बीच में एक लिंक होता है। अनलिंक कर दोगे तो भी आप एक्स और वाई की वैल्यू को इंडिविजुअल चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसे अनलिंक करके। अब हम इसे रैंप व्यू करके देखते हैं। तो एनिमेशन क्रिएट करने के बाद जो हम यहाँ पे एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं ना, उसे हम कहते हैं रैंप प्रीव्यू, ठीक है? या प्रीव्यू। अभी हमने जाना कि कैसे हम की फ्रेम क्रिएट करके किसी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं, पोजीशन और स्केल की सहायता से। सेम चीज़ अगर मुझे इसे रोटेट करना है, तो पहले मैं इसे 0 फ्रेम पे लाऊँगा यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे और फिर मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा, की फ्रेम जनरेट हो जाएगी। फिर मैं इस टाइम इंडिकेटर को 1 सेकंड के लिए आगे ले जाऊँगा और इस 1 सेकंड वाली पोजीशन पे रोटेशन को बढ़ाऊँगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? नाउ जब मैं इसे लाऊँगा फर्स्ट फ्रेम पे और प्ले करूँगा, तो आप देख सकते हो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आप की फ्रेम का यूज़ करके एनिमेट करते हो चीज़ों को एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। नेक्स्ट है ओपेसिटी, ठीक है? इसकी ओपेसिटी फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग जो इसका एनिमेशन हो वो इनविजिबल रहे ये बॉक्स एंड देन 1 सेकंड होते-होते ये कंप्लीटली विज़िबल हो जाए स्क्रीन पे। तो पहले हम इसे फर्स्ट फ्रेम पे लाएँगे हमारे टाइम इंडिकेटर को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे टाइम इंडिकेटर ले गए और आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम जनरेट कर लूँगा, नहीं। आपका की फ्रेम वहीं जनरेट होगा जहाँ भी आपका ये मार्कर होगा जिसे टाइम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है? तो आपको जहाँ भी टाइम में की फ्रेम जनरेट करना है, आपको टाइम इंडिकेटर को पहले वहाँ लाना होगा, फिर स्टॉप वॉच पे क्लिक करना होगा, तो उस टाइम पे वो की फ्रेम जनरेट होगी। फर्स्ट फ्रेम पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है 0, अब ये इनविजिबल हो गया और 1 सेकंड लेके गए टाइम इंडिकेटर को और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी 100%। फर्स्ट फ्रेम पे ले जाएँगे और प्ले करेंगे तो आप देखोगे कि ये विज़िबल हो रहा है स्लोली। आपने अभी जाना कि इनके अंदर क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और एपोसिटी। हर हर लेयर में ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? और एंकर पॉइंट। इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको हर लेयर में मिलेगी, ठीक है? और आप हर लेयर को इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके एनिमेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे हम इन आइकॉन्स के ऊपर, ठीक है? 1, 2, 3 ये जो आइकॉन्स हैं, इन आइकॉन्स के ऊपर बात करने वाले हैं और इन 2 ऑप्शंस के बारे में भी। तो पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शेप 1 में आई एम सॉरी लेयर 1 में हमने एक शेप ड्रॉ करी। इसके बाद मैंने इसे डीसेलेक्ट किया और फिर मैंने एक एलिप्स टूल का यूज़ किया और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? जो कि है मेरी सेकंड शेप लेयर। अब एक और प्रो टिप मैं देना चाहता हूँ, जब आप शेप क्रिएट करते हो अलग-अलग लेयर्स में, तो उसको नाम देने से आपका काम और ईज़ी हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसे रीनेम करने के लिए आप इस पे सेलेक्ट करेंगे इसको और एंटर प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे राइट करेंगे सर्कल, देन अनदर लेयर को आप क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे रीराइट कर सकते हो इस नेम को और यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायर। नेमिंग करने से क्या होता है कि जो लेयर्स की नेमिंग के बाद आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है और आपको पता होता है कि कौन सी लेयर में क्या चीज़ है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ शेप 1 शेप 2 इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो हमेशा नेमिंग ज़रूर करिए। जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है? ये है मोशन ब्लर, ठीक है? तो जब भी कभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे एनिमेट कर देता हूँ, इसे समझाने के लिए, तो मैं इसकी पोजीशन को की सहायता से इसको एनिमेट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं जब इसे प्ले करूँगा, ठीक है? तो ये एक लीनियर वे में प्ले हो रहा है।
सर्कल, ठीक है? एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे लीनियर वे में ये ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मोशन ब्लर हमारा ऑन हो जाता है। तो बेसिकली जब चीज़ें मूव होती है आफ्टर इफेक्ट्स में, तो ये चीज़ों को ब्लर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे प्ले किया तो अब आप देख सकते हो ये जब ये प्ले हो रहा है तो ये थोड़ा-सा ब्लर हो चुका है। मैं इसे ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको, इसके एजेस देखिए ये थोड़े ब्लर हो चुके हैं। जब मैं इसे ऑफ करूँगा तो आपको क्लियर शेप दिखेगी, ठीक है? और जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये ब्लर हो जाएगा। तो ये जो मोशन ब्लर होता है, ये ज़्यादातर विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के वीडियोज़ में अप्लाई किया जाता है। जब आप कोई सीन क्रिएट करते हो इनटू द आफ्टर इफ़ेक्ट्स और कोई एक्शन सीन है या फ़ास्ट मूविंग सीन है, उस टाइम पे जब आप मोशन ब्लर एक्टिव करते हो या यूज़ करते हो, तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लगता है और रियल लगता है। दैट्स व्हाई ये मोशन ब्लर इसमें प्रेज़ेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा ही ऑन रखें, पर हाँ, इससे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है क्योंकि एक नेचुरल मोशन उसमें आ जाता है। राइट, तो नेक्स्ट आता है ये वाला ऑप्शन जो कि एडजस्टमेंट लेयर है, तो इसे यूज़ करने के लिए हमें एक लेयर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट लेयर। तो इसे ऐड करने के लिए हम सिंपली लेयर पे क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे आपको मिलेगा एडजस्टमेंट लेयर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वाई। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी एडजस्टमेंट लेयर हमारे लेयर पैनल में ऐड हो जाएगी। नाउ एडजस्टमेंट लेयर जब हम ऐड करते हैं तो ये आइकॉन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो भी इफ़ेक्ट आप एडजस्टमेंट लेयर पे ऐड करोगे, उसका इफ़ेक्ट उसके नीचे वाली लेयर्स पे दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक बेसिक सा इफ़ेक्ट है, इसे कहते हैं फिल कहते हैं हम। इसे हम इस एडजस्टमेंट लेयर पे ऐड करते हैं, ठीक है? तो फिल जो होता है इफ़ेक्ट, ये कलर चेंज के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। तो जब मैंने ये इफ़ेक्ट एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ऐड किया तो इसके नीचे की जितनी भी लेयर है उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या फिर अगर मैं और कोई भी इफ़ेक्ट इस लेयर पे ऐड करूँगा, वो इफ़ेक्ट का जो प्रभाव होगा, जो इफ़ेक्ट होगा उसका, वो इन पर होगा, उनकी नीचे वाली लेयर्स पे, ठीक है? तो ये यूज़ होता है इस आइकॉन का। नेक्स्ट है हमारा 3D आइकॉन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 2D वे में है, ठीक है? एक्स और वाई में ये मूव कर रहा है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन टर्न ऑन कर देता हूँ इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अलग सा जो आइकॉन है वो आ चुका है, ठीक है? अगर मैं इसे चेंज करूँगा कस्टम व्यू में, तो आप देख सकते हो कि ये जो लेयर है ये 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले ये 2D थी लेकिन अब ये 3D हो चुकी है। तो इसे हम ज़ेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं, इसे हम वाई एक्सिस में जो है वो मूव कर सकते हैं, है ना? और एक्स में मूव कर सकते हैं। बेसिकली हम इसे 3D एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पुराने वीडियो में कहा था कि आफ्टर इफेक्ट्स ट्रू 3D प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है वो एक कॉइन के जैसा लग रहा है आपको। जब आप सामने से इसे देखते हो तो पूरा सर्कल दिख रहा है आपको ये, ठीक है? लेकिन जब आप इसको साइड व्यू से देखते हो तो आपको पता लगता है कि ये एक कॉइन की तरह दिख रहा है, जबकि इसे पूरा राउंड सर्कल होना चाहिए। ट्रू 3D नहीं है, ये 2.5D है। जो नहीं जानते 2.5D क्या होता है, वो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये 2.5D है और ये एक तरीके से फेक 3D क्रिएट करता है एनवायरनमेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चीज़ पे हम बढ़ते हैं, ये है पैरेंट एंड लिंक, ठीक है? इसका क्या मीनिंग होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो स्क्वायर है, अगर मैं इसे लिंक करना चाहता हूँ इस स्क्वायर के साथ, तो मैं इसे लिंक कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने स्क्वायर पे गया और ये पिक पिक टूल होता है, इसे आप सिलेक्ट करो और ये जो लाइन है ना, इसे आप सर्कल पे लेके जाओ और छोड़ दो। तो आप यहाँ देखोगे कि स्क्वायर के पेरेंट लिंक में सर्कल लिखा आ गया, मीन्स आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, जो भी लेयर को आपको पेरेंट बनाना है। तो सर्कल अभी एक पेरेंट है और स्क्वायर एक चाइल्ड है, मीन्स जहाँ-जहाँ भी पेरेंट जाएगा वहाँ-वहाँ ये चाइल्ड लेयर फ़ॉलो करेगी। अगर मैं सर्कल को स्केल डाउन करूँगा तो वो भी डाउन होगा, अप करूँगा तो वो भी अप होगा। ठीक है? तो ऐसे आप इसे लिंक कर सकते हैं। ये कहाँ काम आता है?
लिंकिंग करना, ऐसा लिंक करने से क्या आपको बेनिफिट होते हैं, ये इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए, ठीक है? तो पहले तो मैं इसे अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में और इसे अनलिंक कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा-सा मैं छोटा कर देता हूँ, ऑलराइट। अब मैं स्क्वायर को लिंक करता हूँ हमारे सर्कल से, ठीक है? अब सर्कल की जो रोटेशन है उसे मैं एनिमेट करूँगा। तो इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज करके मैंने इसे प्ले किया। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो स्क्वायर है वो लिंक है सर्कल से, ठीक है? सर्कल जो है वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है गोल और स्क्वायर जो है वो लिंक है हमारे सर्कल से, तो ये भी मूव कर रहा है। ये एक तरीके से एक इनविजिबल तार से कनेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो इस प्रकार के एनिमेशन क्रिएट करने के लिए ये लिंकिंग का यूज़ हम करते हैं जो अभी आप देख रहे हो। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे मोड्स जो कि आप ये देख सकते हो, ठीक है? ये ब्लेंडिंग मोड्स है, इसका शॉर्ट फॉर्म है मोड। ब्लेंडिंग मोड एक्चुअली ये होता है कि समथिंग अगर मैं इसे यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है? और ऊपर वाली जो लेयर है वो है सर्कल। अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल डार्कर तो आप देख सकते हो कि ये ब्लेंड हो गया है इसमें। इसके अलग-अलग मोड होते हैं जो भी आप चेंज करते जाओगे तो इसके ये ब्लेंड होगा मतलब ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि कौन से ब्लेंडिंग मोड किस प्रकार से वर्क करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, ठीक है? इसके बाद आता है ट्रैक मैट। तो जो ट्रैक मैट होता है ना, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं अल्फ़ा इन्वर्टेड और लूमा मैट और लूमा इन्वर्टेड मैट। तो ये मैट कहाँ काम आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्क्वायर है वो सर्कल के नीचे है, नीचे वाली लेयर में है, ठीक है? तो जो नीचे वाली लेयर होती है ना, हमेशा उसी में ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे एक और लेयर होती तब आपको यहाँ पर सर्कल में भी वो ऑप्शन देखने मिलता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे 2 ही लेयर्स है। तो जो नीचे वाली लेयर होगी, जो सेकंड नंबर की लेयर होगी, उसमें आपको ट्रैकमेट दिखेगा। तो अगर मैं इसे अल्फ़ा मैट में सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि जो सर्कल का एरिया था ना, जितना भी, वहाँ पे मुझे ये दिखेगा और जैसे ही ये सर्कल के एरिया से बाहर जाएगा स्क्वायर, ये इनविज़िबल हो जाएगा। ठीक है? ट्रांसपेरेंसी में भी आप देख सकते हो इसे। तो अगर मुझे कुछ चीज़ रिवील करना है, ठीक है? टेक्स्ट हो गया या कोई आइकॉन तो मैं इसकी सहायता से या इसका यूज़ करके वो टेक्स्ट या फिर लोगो को रिवील कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरा हम टेस्ट करते हैं जो कि अल्फ़ा इन्वर्टेड। तो इसमें सेम उल्टा होगा। जैसे अभी आपको स्क्वायर दिख रहा है सर्कल के एरिया में। अब जब हम इसे इन्वर्टेड करेंगे ना तो सर्कल स्क्वायर उस एरिया में जाते ही इनविज़िबल हो जाएगा जहाँ पे सर्कल है। तो हमारा जो स्क्वायर है, वो उस एरिया में जाते ही इनविज़िबल हो जाएगा, जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ठीक है? सेम उल्टा हो गया। अब जो थर्ड मैट है उसका नाम है लूमा मैट, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो अब क्या होगा कि हमारा जो स्क्वायर है, वो सर्कल के एरिया में तो विज़िबल होगा ही होगा, लेकिन जो सर्कल है, वो भी अभी यहाँ पे विज़िबल हो रहा है, लेकिन उसका जो कलर है ना, वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है? ये लूमा मैट में होता है। जो भी कलर है उसका वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है? या फिर कलर उसका थोड़ा जो लूमा की होता है ना, बस उस कलर में चेंज हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं लूमा इन्वर्टेड, तो सेम जब हमने लूमा इन्वर्टेड किया तो लूमा की का जो इन्वर्टेड फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म में कलर चेंज हो जाएगा हमारे अ सर्कल का, ठीक है? सो ये जो 4 मैट थे, ये इनके यूज़ेज़ थे, जो मैंने आपको अभी बताया। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो छूट गए 2-3 पॉइंट्स मेरे से। पहला कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है? एक तो हमने सीखा था यहाँ से इसे हाइड करना, यहाँ से सिर्फ़ लेयर हाइड होगी, आपका ऑब्जेक्ट हाइड नहीं होगा, ठीक है? शाया बटन से। लेकिन अगर आपको लेयर यहीं पे रखना है, हाइड नहीं करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको हाइड करके देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्क्वायर रखा हूँ।
अब आपको देखना है स्क्वायर की पोजीशन, तो आप सर्कल को ऐसा हाइड करके स्क्वायर देख सकते हो, ठीक है? फिर इसे ऑन कर सकते हो। तो ये आई बटन है। सेकंड है सोलो लेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारी यहाँ पे लेयर्स हैं, ठीक है? अब आपको कोई भी एक लेयर को सोलो करके देखना है। सोलो मीन्स सिंगल देखना है कि मुझ यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है? इतनी सारी लेयर्स हैं। अब मुझे इस वाली लेयर को अकेले देखना है, तो या तो मैं ये करूँ कि इन सबको पहले ऑफ करूँ और फिर इसे देखूँ। तो ये बहुत जब आपके पास काफ़ी सारी लेयर्स हो जाएगी, तो ये करना बहुत ही टफ़ काम हो जाएगा। तब आपका टाइम सेव करने आएगा ये टूल, सोलो आइकॉन। जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो सिर्फ़ वो वाली शेप लेयर ही आपको दिखेगी जिस पे आपने सोलो क्लिक किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस लेयर के साथ ये वाली लेयर भी देखना चाहते हो, तो आप इस बटन पे क्लिक करो, तो आपको वो लेयर भी साथ में या वो ऑब्जेक्ट भी साथ में दिखेगा। सेकंड चीज़, अगर आप चाहते हो कि ये जो सर्कल है अ, ये कई बार क्या होता है जब आप एनिमेट करते हो कई चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्कल एनिमेट कर लिए हो, अब आपको शेप स्क्वायर को एनिमेट करना है या कोई दूसरी शेप को एनिमेट करना है। लेकिन आपको ये डर है कि जब मैं उसे सिलेक्ट करने जाऊँगा तो कहीं ये सिलेक्ट ना हो जाए या फिर ये मूव ना हो जाए, ठीक है? तो उस केस में आप इसकी जो लेयर है ना, इसको आप लॉक कर सकते हो। अब यहाँ आप कितना भी क्लिक करोगे तो ये सर्कल सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ आप कुछ भी एनिमेट करो, सर्कल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और ये डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है? तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्योंकि ये जो लेयर्स होती है ना, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्क्वायर्स हैं लेकिन एक ही सर्कल है। तो हमने नाम तो सर्कल यहाँ पे रीनेम कर दिया है पहचानने के लिए, लेकिन और भी अगर हमें पहचानना है तो हम इस जो बॉक्स है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें से हम चूज़ करेंगे ग्रीन वाला, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ग्रीन है। तो जब भी हम इस लेयर को देखेंगे तो हमें माइंड में हमारे पता लग जाएगा कि हाँ, ये वाला सर्कल का लेयर है, ठीक है? ये चीज़ें जो होती है, यहाँ के जितने भी टूल हैं, ये सब आपके यूज़ेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ये टूल दिए जाते हैं ताकि आपका जो काम है वो जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाए। आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस लेयर पैनल एंड टाइमलाइन पैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।